सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता और झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपसे पहला सवाल मैं कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के कारण पूछता हूं। वोट के बदले नोट मामले में गृह मंत्रालय को ऐसी क्या जल्दी मची थी जिसके अधीन दिल्ली पुलिस ने समाजवादी पार्टी को भी क्लीन चिट दे दिया, कांग्रेस को भी क्लीन चिट दे दिया। फंसा कौन? शुएब इलियासी, मामूली कार्यकर्ता, संजू सक्सेना, जो कैरियर का काम करता था, पैसे के ले जाने वाले का। देखिए, यही कहते हैं विडंबना इसी को। अभी तमाम अखबारों में ये खबर थी और टीवी मीडिया, आपके चैनलों में, कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई कि इस मामले की जांच वो धीमी गति से कर रहा है। तो धीमी गति से जांच करने पर भी नाराज़गी, और अगर तेज़ी से जांच किया तो उस पर नाराज़गी। तो आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, ये मामला ऐसा है, जो जिस कांड की आप चर्चा कर रहे हैं, इसको एक संसदीय समिति ने भी देखा है, और संसदीय समिति ने ही, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के एक बड़े एमपी थे जो आज की तारीख में भारत सरकार के मंत्री हैं, किशोर चंद्र देव जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने कहा था कि इसकी बाहर जो जांच कार्रवाई हुई है सदन के, उसकी जांच को पुलिस को करनी चाहिए। और पुलिस ने, हो सकता है इसीलिए कि कोई सेंसेशनल मामला बहुत नहीं है, बहुत पब्लिक ग्लेयर में बहुत दबाव नहीं था, हो सकता है पुलिस इसलिए धीमी रही हो। लेकिन न्यायालय ने सख्ती की, तो न्यायालय इस मामले को देख रहा है, और कोई भी मामला किसी को छोड़ने का, किसी को गलत इन्वॉल्व करने का, ये जो मामला आएगा, इसका निष्पादन मैं समझता हूँ कि न्यायालय करेगा। और पुलिस पदाधिकारियों को भी अपनी जांच, अपनी साक्ष्य जो मिली है, उनको ये न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। इसलिए हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा इस मामले में कि इस मामले को न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए, और राजनीतिक दलों को इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी सांसदों को इस मामले में घूस देने की कोशिश की गई थी ताकि सरकार को बहुमत साबित करने में मदद मिल सके। उसके लिए पैसा दिया गया था। अमर सिंह जी के जो बयान आए थे, लगातार ऐसे बयान आए थे जिसमें साफ था कि उन्होंने पैसा दिया था, कुछ सांसदों को खरीद फरोख्त की कोशिश हुई थी। उसके बाद से मामला उठा, अहमद पटेल जी का भी नाम आया, कई ऐसे दागी नेताओं का नाम आया, कई ऐसे नेताओं का नाम आया जो जिनके ऊपर दाग लगे, उन दागी नेताओं को छोड़ दिया गया। अदालत ने तो यही कहा था ना कि आप इंसाफ करिए, जल्दी और देर की बात नहीं की थी, इंसाफ करिए और इतनी देर मत करिए कि दिक्कत हो। यहाँ तो पूरा जल्दी के चक्कर में सबको माफ़ कर दिया, क्या कुछ हुआ ही नहीं था। संसद में पैसे, जहाँ कानून बनता है वो तो और पवित्र जगह होती है, वहाँ के लोगों को घूस देने की कोशिश की गई। नहीं, देखिए, आप कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, अदालतों का काम है इंसाफ करना, पुलिस का काम इंसाफ करना नहीं है। पुलिस का काम साक्ष्य उपस्थित करना है, प्रस्ताव प्रस्तुत करना है न्यायालय के सामने, और पुलिस ने वो कहा है। अगर उन साक्ष्यों में उन कांग्रेस को भी क्लीन चिट दे दी, समाजवादी पार्टी को भी क्लीन चिट दे दी। देखिए, अगर नहीं है कोई कांग्रेस का आदमी, अगर कोई समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं है, तो बड़ी खबर बनाने के लिए टीवी चैनल के लोगों के लिए या मीडिया के लिए कैसे पुलिस जो नहीं है इन्वॉल्व उसका भी नाम दे दे। मैं यही कह रहा हूँ मैं कि ये चूँकि मामला न्यायालय के समक्ष है, इसलिए इसको न्यायालय देख रहा है। अगर न्यायालय, पुलिस के कोई पदाधिकारी, अगर न्यायालय उनके खिलाफ करेगा कि आपने अमुक साक्ष्य रहते हुए किसी को छोड़ा है, किसी का नाम ये किया है, तो वो पुलिस के लोग उस पर पकड़े जाएंगे और पुलिस के लोगों पर इल्ज़ाम ठहरेगा। लेकिन हम आप कैसे कर लें जब ये मामला न्यायालय देख रहा है? हाँ, ये बात सही है कि मीडिया के लोगों को एक बड़ी खबर मिल जाती है, अगर कांग्रेस का कोई बड़े नेता का नाम आ जाता, समाजवादी, आज भी अगर बहुत बारीकी से जांच हो, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए किस नेता की गाड़ी में वो पैसा गया, इस चर्चा में है। किस नेता की ऑफिस में रात भर पैसा रहा, वो विरोधी पार्टी के नेता के चैम्बर की चर्चा हो रही है। विरोधी दल जो हैं इतने, उन दलों में से एक दल के नेता के चैम्बर की चर्चा हो रही है कि रात में वहाँ पैसा रहा।
कि उस नेता की गाड़ी से पैसा गया, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टिंग ऑपरेशन में कौन लोग लगे थे, कौन टीवी चैनल लगा था, किसके कनेक्शन में लगा था, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए कि ये न्यायालय के विचाराधीन है। संसदीय समिति ने जांच कर ली है, न्यायालय उसको देख रहा है, न्यायालय जो अपने विवेक में उचित समझेगा वो करे। केंद्र सरकार के पास तो जर्मनी से आए 20 नाम थे, उनको उजागर नहीं किया, अदालत को दे दिया, अदालत से फिर वापस आया, वो तो फिर कहीं मीडिया में लीक हो गया मामला, नाम उजागर हो गए। वो भी ऐसे थे। एक काले धन वाले लोगों को का नाम क्यों इतना तह पे तह है, वो इतने छुप जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि काले धन। देखिए, काला धन पहले क्या है ये समझना चाहिए। काला धन वो धन है जिस पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स छुपाने के लिए वो अपना धन और आय का स्रोत नहीं पता चलता है। आपकी जानकारी के बाद काला धन कई तरह का होता है। एक, किसी ने टैक्स चोरी की अपने देश में, किसी ने रिश्वत ली, किसी ने आर्म्स का गलत धंधा किया, किसी ने तस्करी से पैसा, वही आय का स्रोत नहीं है। तो अगर उसको यहाँ बैंक में रखेंगे या अपने घर में रखेंगे तो पकड़ाने का डर है। तो विदेश में जाके, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ जमा कर देते हैं, विदेश के बैंकों में जाकर छुपा कर रखते हैं। और स्विट्ज़रलैंड की बात होती है और कई देश के बैंकों की बात हो जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर है, तो वो क्यों बताएंगे आपको। तो अगर ऐसा जैसे लगता है कि कहीं नहीं आप नहीं मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, कि ऐसा नहीं है कि कहीं धन रखा हुआ है और मनमोहन सिंह जी हेलीकॉप्टर लेके जाएं और उस धन को हेलीकॉप्टर में लेके भारत चले आवे, ऐसा तो है नहीं। वहाँ बैंकों में छुपा है। हमारा संधि हुआ है 27 देशों के साथ, हमारी संधि हुई है कि हमारे देश में अगर किसी दूसरे देश का काला धन है तो हम उनको देंगे, और उनके देश में हमारे देश का अगर काला धन है तो वो हमको देंगे। और ये काला धन एक दिन में तो नहीं गया है, ये काला धन तो 1947 और छोड़ दीजिए पहले का, 1947 के बाद से जा रहा हो। और लिस्टेनटाइन बैंक में चूँकि हमारा समझौता है देशों से कि हम जिनके खाते हैं उनका नाम तो एक्सचेंज में नाम मालूम हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट नाम नहीं अनाउंस करेगी। लेकिन वित्त मंत्री ने, इस देश के प्रणब मुखर्जी जैसे वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं उन पर न्यायालय में मुकदमा करूंगा, आप न्यायालय से नाम ले लेंगे। और एग्जैक्टली लिस्टेनटाइन बैंक जर्मनी वाला जो है उसके साथ वही हुआ, हम मुकदमा किया और 18 का 18 नाम आ गया, उसमें एक भी राजनीतिक लोगों का नाम नहीं। एक राजनीतिक दल के नेता का नाम था जिसके रिश्तेदार का पैसा था उसमें। नहीं बिल्कुल किसी का नाम नहीं। 18 को 18 नाम आ गए हैं पब्लिक में। ये सब ज़्यादा नहीं, 18 नाम थे। 18 नहीं 18 ही नाम थे, 18 ही नाम थे। 18वें की मृत्यु हो गई थी, इसलिए 17 नाम पहले रिलीज़ किए गए, बाद में 18वां नाम भी मीडिया में लीक हो गया। और इसमें से ज़्यादातर लोग हीरा व्यापारी थे गुजरात के, इसलिए। लेकिन देखिए राजनीति क्या होती है, जब तक ये नाम मीडिया ने लीक नहीं किया था तब तक बीजेपी के लोग भाषण दे रहे थे कि सरकार नाम छुपा रही है, सरकार ऐसा कि जैसे सरकार के निकट के लोगों के साथ बीजेपी के साथ एक बड़ी मज़ेदार बात है कि जब तक वो सत्ता में एनडीए रहे, 6 साल के उनके शासनकाल में, उनके शासनकाल का भी काला धन होगा, उसके पहले का भी काला धन होगा। लेकिन बीजेपी के एक नेता का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक वक्तव्य, एक संचिका बता दीजिए जो काले धन के बारे में और उसको लाने के बारे में हो। बीजेपी के लोग जब सत्ता में रहते हैं तो काला धन कमाने वालों के साथ रहते हैं, और जब सत्ता से हटते हैं तो उनको काले धन की फिक्र हो जाती है। ये दोहरा चरित्र नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने 27 देशों से समझौता किया है कि जो विदेशों में काला धन है वो वापस आवे, और सरकार उसका प्रयास की है। 22,000 करोड़ रुपया काला धन इस यूपीए सरकार ने बाहर से लाया है वापस। आप वहाँ की ज़मीनी राजनीति देखे हैं, वहाँ के लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, असल कारण क्या था? ममता बनर्जी का करिश्मा था, या लोगों की वाम दलों से ऊब थी, या जनता वास्तव में बदलाव चाहती? देखिए, किसी भी चुनाव में कई कारण, एक कोई कारण नहीं होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वाम दलों से के कुशासन से पूरी तरह उब गए थे। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं ये बात आज आपसे नहीं कहता। सोनिया गांधी जी गई थी, मैंने उनकी मीटिंग में भी खुले मन से अपनी स्पीच में कहा, और प्रधानमंत्री गए थे प्रचार में बंगाल में, मैंने उनके मन से भी खुले मन से अपने स्पीच में कहा कि प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार गरीब प्रदेश माना जाता है, लेकिन अगर मैं बंगाल नहीं आता
तो मुझको अंदाज़ा नहीं और विश्वास नहीं होता कि हमारे देश में इतना गरीब भी कोई क्षेत्र है, देहात है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो बंगाल की गरीबी हमने देखी वो बिहार की तुलना में कई गुना ज़्यादा गरीबी है बंगाल में, और ये 34 सालों के वाम दलों के कुशासन में आया है। एक ओपिनियन का और थ्योरी का फ़र्क है। कांग्रेस या हम लोगों की तरह की जो पार्टियां हैं, ये जिनको वोट देते हैं हम लोगों को जो लोग, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊपर उठे और वो अमीर बने। कम्युनिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि कम्युनिस्टों को गरीब लोग वोट देते हैं, इसलिए कम्युनिस्ट प्रयास करता है कि उसका वोटर गरीब से गरीब होता चला जाए, क्योंकि उसका वोट बैंक में कमी नहीं आए। यही फ़र्क है कि ऐसी गरीबी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं पड़ोस का राज्य है बिहार, लेकिन चूंकि जब तक आप देहातों में जाइए नहीं, लोगों से मिलिए नहीं, वहाँ की स्थिति देखिए नहीं, तब तक आप कल्पना नहीं कर सकते। बिहार, बंगाल के गांव में जो गरीबी है, हम बिहार में बैठ के उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हाल झारखंड का है। नक्सलवाद वहाँ फैलता जा रहा है, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, गुरु जी का दामन छोड़ना नहीं चाहती है, पकड़ भी नहीं पाती है। गुरु जी को जो जानते हैं वो कहते हैं कि गुरु जी पे बहुत ज़्यादा दिन तक कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। ये बात कांग्रेस भी जानती है, ये बात बीजेपी भी जानती है। फिर भी क्यों गुरु जी का खेल चलता है वहाँ? देखिए, ये बात सच है और बात कुछ अजीब भी लगेगी कि झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। कांग्रेस के 12 मंत्रियों ने, मैं उस मंत्रिमंडल का सदस्य था, बिहार जो संयुक्त बिहार था, मैं कैबिनेट मंत्री था वहाँ उस समय। हमारे 12 साथियों ने जो झारखंड के थे, उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया, इसलिए कि जब झारखंड बटा तो वहाँ भाजपा का बहुमत हो गया, हमारे लोग अल्पमत में आ गए। लेकिन 12 मंत्रियों के त्यागपत्र देने के बाद और मंत्री पद छोड़ने के बाद झारखंड का गठन हुआ, और उस दिन से आज तक कांग्रेस का कोई व्यक्ति न मुख्यमंत्री हुआ न मंत्री हुआ झारखंड में। और झारखंड में ये बात सही है कि जिन अपेक्षाओं को लेकर झारखंड का बंटवारा हुआ था, वहाँ की जनता ने जो उम्मीद की थी कि हमारा अलग राज्य बनने से हमारा जो विकास होगा, उसमें एक बहुत निराशा और नाउम्मीदी हुई है वहाँ के लोगों को। ये बात सही है कि शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, और एक बड़ा आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा उनका समर्थक है। तो कोई भी दल, और हमारे और भाजपा, ये 3 मुख्य दल हैं वहाँ के, तो हमारी और भाजपा की दूरी इतनी है कि हम कभी एक दूसरे के निकट आने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से और इतना बहुमत न हमको मिलता है और न भाजपा को मिलता है। भाजपा को तो मिला था बट के, लेकिन उसके बाद उनके कुशासन पर उनका बहुमत लगातार कम ही होता चला गया, उनके सीटों की संख्या। तो तीसरे फोर्स की हैसियत से गुरुजी वहाँ हैं, वो जिसका समर्थन करते हैं उसकी सरकार बनती है। मगर इस बार तो कांग्रेस ने पहले ही कह दिया कि हम समर्थन में सरकार नहीं बनाएंगे, हमको विपक्ष में बैठने का मिला है मौका, हम विपक्ष में बैठेंगे। आप याद कीजिए, राष्ट्रपति शासन में कांग्रेस को अवसर था कि कांग्रेस चाहती तो बना लेती, मगर कांग्रेस ने कहा कि ये क्षणिक है, इससे कोई लाभ नहीं होता है, जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बदनामी हमारी हो जाती है, इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे, हम सत्ता सरकार नहीं बनाएंगे। तो बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़के एक दूसरे के खिलाफ करने वाले, और शिबू सोरेन जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहा करते थे, उनके जैसे नेतृत्व वाली पार्टी भी आज भाजपा जैसे सांप्रदायिक दल के साथ है। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।